हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर था कॉस्ट रेवेन्यू एंड सप्लाई, उसका ये लास्ट पार्ट है जो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो इस वीडियो में हम पूरा लॉ ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई का कुछ टर्म्स था जैसे कि सप्लाई शेड्यूल था, सप्लाई कर्व था, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो इसमें हम सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई का पूरा सा जो व्यू है उसको समझेंगे। ओके, पहले तो ये जानते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई बोलता क्या है। ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ द ओरिजिनल डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। यही आपका डेफिनेशन है कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है जो सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिमांड में हमने पढ़ा था देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक हमने तो पढ़ा है प्राइस होता है। तो वैसे ही अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो हमको क्या करना होता है, कांस्टेंट रखना होता है इन द लॉ ऑफ सप्लाई। एंड किसको चेंज करना होता है, ओनली प्राइस को। यहाँ पर क्या होता है कि अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं एंड सिर्फ प्राइस जो होता है वो ही चेंज होता है हमारा। एंड प्राइस जब चेंज होता है तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब प्राइस हाई होता है तो हमारा जो सप्लाई है वो ज़्यादा होता है, एंड जब प्राइस कम होता है तो हमारा सप्लाई कम होता है। तो वही हमारा है लॉ ऑफ सप्लाई, उसको ही हमें प्रूफ करना है थ्रू टेबल एंड ग्राफ। इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो दिस लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो सारे अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जिसको बोला जाता है सेट्रिस पैरिबस। इसका ही ये टर्म एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, एंड ये बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई, ये बोलता है कि जब हमारा प्राइस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सप्लाई होता है, मोर ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड लेस ऑफ इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस। जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हमारा कम होता है। तो ये क्या शो कर रहा है, दस देयर इज़ अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो सप्लाई है एंड जो प्राइस है इसके बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई, इन सब के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है एंड इसको ही हमें बाद में देखना है कि कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप प्ले करता है। ओके, तो ये फर्स्ट देख लो कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई में अफेक्ट करते हैं। पहला तो ये तो सबको पता है कि प्राइस तो अफेक्ट करता है। फिर आता है प्राइस ऑफ इनपुट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ इनपुट्स मतलब अगर हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए कुछ और इनपुट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आटा बनाने के लिए फिट चाहिए होता है और बहुत सारे जो मशीनरी चाहिए होते हैं, जो हम इनपुट डालते हैं, जो कॉस्ट हमारा है उसके बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं उसका प्राइस में अगर चेंज होता है तो ओरिजिनल कमोडिटी भी अफेक्ट करता है। ठीक है, मान लो व्हीट जो है हमारा वो उसका प्राइस कम हो गया, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो आटा मार्केट में कम मिलेगा, तो वो अदर प्राइसेस जो होते हैं इनपुट के उसका प्राइस डिफरेंस हमारे सप्लाई को अफेक्ट करता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी अभी सभी जगहों पर है। जैसे कि अब रोटी का मशीन आ गया है तो उस मशीन की वजह से क्या होता है कि रोटी ज़्यादा बनने लगी हैं। अब लोग हाथ में ऐसे नहीं बना रहे, मशीन में डाल देते हैं तो वो ज़्यादा हमारा बन जाता है, कम टाइम में ज़्यादा बन जाता है। दैट इज़ वाई हमारा क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एफर्ट है वो कम हो गया। अब इसके वजह से सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाता है। देन आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब कुछ प्राइस होते हैं जो अदर रिलेटेड गुड्स होते हैं। सपोज मान लो एक कंपनी
इस मोबाइल को बना रही है, एक स्मार्टफोन बना रही है, फिर एक और कंपनी अदर स्मार्टफोन्स बना रही है, तो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से एक और कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उसकी प्राइस में भी अगर चेंजेस होता है तो वो सप्लाई को अफेक्ट करता है। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट पर, कुछ कमोडिटी पर टैक्सेस लगाती हैं। अगर टैक्स लगा दिया तो वो ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर सब्सिडी भी देती है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई को अफेक्ट करता है। फिर आते हैं नंबर ऑफ़ सेलर्स। अब एक मार्केट में 5 सेलर्स हैं, मैंगोज़ बेच रहे हैं, मान लो, ठीक है, 5 सेलर हैं, पाँचों मैंगोज़ बेच रहे हैं एंड प्राइस सबका सेम ही है। तो अगर ज़्यादा सप्लायर्स हैं तो ज़्यादा सप्लाई होगा, पर्सन 1 जो है वो भी सप्लाई करेगा, पर्सन 2 भी सप्लाई करेगा। अब तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर जितना नंबर ऑफ़ सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा सप्लाई होगा, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर। अब मान लो एक सेलर है जो बेच रहा है मैंगो, तो उसने देखा कि समर आ रहा है तो मैंगो का सप्लाई ज़्यादा हो सकता है। अब क्या होता है कि जब समर हमारा ख़त्म हो रहा है, रेनी सीज़न आ रहा है, तो उसने देखा कि हमारा जो मार्केट का प्राइस है वो क्या होगा कि वो कम हो जाएगा। मान लो अब मैंगो का प्राइस कम हो जाएगा एंड इतना प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो वो मैंगोस नहीं बेचेगा, वो कुछ और बेच लेगा, वो टमाटोस बेच लेगा। तो वे इस तरीके से क्या होता है कि अगर उसको पता है कि फ्यूचर में अगर प्राइस कम हो रहा है या फिर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपना जो अपने हिसाब से वो सप्लाई करेगा। फिर आते हैं नेचुरल फैक्टर्स। जो वेदर एंड क्लाइमेट होते हैं वो भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो वेदर के वजह से अगर सपोज़ ख़राब हो गए या फिर वेदर की वजह से वो ज़्यादा हो गए, तो उस हिसाब से सप्लाई भी हमारा उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये हमने तो पहला तो एक प्राइस है जो हमारा एक फैक्टर है। इसके साथ हमने और भी सारे फैक्टर्स देखें जो हमारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ओके, फिर चलते हैं 2 टर्म्स, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये तो हमने पहले भी देखा है, चेंज इन डिमांड पढ़ा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा है। तो दिस इज़ द एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ डिमांड को हटाकर सप्लाई रख दोगे तो कोई बात नहीं है। Change in supply refers to an increase or decrease in the quantity supplied of a commodity due to change in the factors other than price। तो मैंने बोला था कि एक प्राइस होता है फैक्टर, एक अदर देन प्राइस होते हैं फैक्टर। ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर कंसिडर करना होता है। तो एक केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्राइस को कर देते हैं कांस्टेंट, हमारा प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस हमारा जितना है वो कांस्टेंट है। लेकिन जो अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे जैसे कि टेक्नोलॉजी है, इनपुट है, गवर्नमेंट टैक्सेस है, उसको हम कर रहे हैं चेंज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अदर फैक्टर्स जो होते हैं प्राइस को छोड़ के उसको हम चेंज कर रहे हैं। हियर प्राइस विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो उसको चेंज करने से हमारा जो सप्लाई है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, इसको पहले समझ लो। यहाँ पर दिस साइड पर हमारा क्वांटिटी सप्लाई है एंड यहाँ पर हमारा प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस हमारा कांस्टेंट है, तो ये लाइन आप देख रहे हो, दिस इज़ आवर प्राइस इज़ कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है, अदर थिंग्स अदर देन प्राइस वही चेंज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी है, इनपुट है, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ़ सेलर्स, ये सारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं वही यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव होगा तो हमारा सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर मान लो टेक्नोलॉजी हमारा हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सप्लाई क्या हुआ, वो ज़्यादा हो गया, मतलब क्वांटिटी 2, ये हमारा क्वांटिटी था, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई, फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद हमारा सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमारा जो कर्व है वो राइट साइड में जाएगा, ठीक है, वो राइट साइड में इंक्रीज़ होगा। अगर मान लो हमारा
वेदर ख़राब हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, वेदर ख़राब हो गया तो इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हुए, कम हो गए। तो इसके वजह से क्या होता है कि सप्लाई हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब राइट साइड में जाएगा तो वो इंक्रीज़ होगा, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वो डिक्रीज़ होगा। तो वो कर्व क्या है, दिस इज़ द ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है कि हमारा जो है सप्लाई वो डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप राइट साइड में अगर आओगे तो हमारा सप्लाई इंक्रीज़ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व अगर जाओगे तो डिक्रीज़ होता है। एंड दिस इज़ अवर ओरिजिनल, इनिशियली हमारा सप्लाई इतना था, फिर इंक्रीज़ यहाँ पर होता है, डिक्रीज़ यहाँ पर होता है। ठीक है, सो दिस इज़ एग्जैक्टली रिटन हियर कि राइट वर्ड शिफ्ट में इंक्रीज़ इन सप्लाई एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में डिक्रीज़ इन सप्लाई। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड है, दैट इज़ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एग्जैक्टली सेम चीज़ है। यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा था कि प्राइस कांस्टेंट था एंड अदर थिंग्स जो अफेक्ट करते हैं, अदर फैक्टर्स जो थे उसको हम चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसको हमें चेंज नहीं करना होता है, हमें सिर्फ चेंज करना होता है प्राइस, जो कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ सप्लाई ही बोलता है कि हमें प्राइस को चेंज करना है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। यहाँ पर चेंज हो रहा है प्राइस, लेकिन जो अदर फैक्टर्स थे उसको हम कर रहे हैं अनचेंज, वो रह रहे हैं कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली द प्राइस चेंज। अब मुझे बताओ, ये जो आपका डेफिनेशन है, इज़ दिस सिमिलर टू लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन? यस, दिस इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन। यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। वो बोलता है कि हमारा जब प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगा, जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी सप्लाई हमारा कम होगा। एंड इस सिचुएशन में जो अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनको हमें कांस्टेंट रखना होता है। ओके, तो दिस इज़ द ग्राफ। यहाँ पर इस साइड पे हमारा क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारा प्राइस है। अब प्राइस मान लो दिस इज़ प्राइस 1। अब प्राइस हमारा यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है। ओके, ये मान लो ओरिजिनल प्राइस है। अब क्या होता है कि सेकेंड सिनारियो में प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस मान लो यहाँ पर 5 रुपीज़ था, यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 10 हो रहा है। तो क्या हुआ, क्वांटिटी 5 रुपीज़ में इतना था। ओके, फिर जब 10 रुपीज़ हुआ तो क्वांटिटी हमारा इंक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया। फिर जब और प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई और इंक्रीज़ हुआ। तो ये पॉइंट को अगर मार्क कर लो, दिस इज़ द पॉइंट्स, तो आप क्या देख रहे हो, एक अपवर्ड स्लोप जा रहा है राइटवर्ड्स। ठीक है, सो इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस कमोडिटी। तो यहाँ पर हमने प्राइस जब इंक्रीज़ किया उसके हिसाब से ही आपका जो क्वांटिटी सप्लाई था वो भी इंक्रीज़ हुआ। अब मान लो अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, प्राइस 10 रुपये था, फिर वो डिक्रीज़ होकर 5 हो गया, तो क्या क्वांटिटी भी इसके हिसाब से डिक्रीज़ होगी। अब अपवर्ड जाएगी तो इंक्रीज़ होगी, डाउनवर्ड आएगी तो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, when price rises quantity supply increases, when price falls quantity supply decreases, it is shown by a movement along the same supply curve। तो यहाँ पर क्या था कि वो एक डिफरेंट सप्लाई कर्व में जा रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि वो जो कर्व है, सप्लाई कर्व है, वो डिफरेंट में जा रहा था। वो एक कर्व में हमारा चेंजेस नहीं हो रहा था, हमने डिफरेंट कर्व में वो रिप्रेजेंट किया था इन चेंज इन सप्लाई। लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है वो सेम ही कर्व में, उसका जो मूवमेंट होता है वो सेम ही सप्लाई कर्व में दिख जाता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ग्राफ। इसके बाद चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये आपका एक प्रॉपर नोट्स है, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही रहता है लॉ ऑफ सप्लाई को लिखने के लिए। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो दिस इज़ द एग्जैक्टली यू हैव टू रिटन, क्योंकि वो मैंने वो प्रॉपर नोट्स के हिसाब से ये स्लाइड बनाया है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई पहले तो आपको कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन देना होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली हम कैसे लेते हैं। Supply of a commodity depends upon several factors such as price of a commodity, price of related goods, price of factors of production। तो ये सारे जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे सप्लाई को। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना।
हाउएवर लॉ ऑफ सप्लाई स्टडीज, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टडी करता है? सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसको हम रखते हैं कांस्टेंट, चेंज होता है सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो ये हमें दिखा रहा है देयर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब ये तो डेफिनेशन हमने बार बार पढ़ लिया है, इसको आपको एग्जैक्टली लिखना ही लिखना है क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। अदर फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिमेनिंग अनचेंज्ड, more will be supplied when its price rises and less will be supplied when price falls. This will be, you have to write exactly. Okay, अब इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो सप्लाई को हम डिनोट करते हैं एस से एंड सप्लाई को हम डिनोट कर रहे हैं एस से एंड फिर प्राइस को हम डिनोट कर रहे हैं पी से, ठीक है। एंड एफ जो है हमारा वो फंक्शन है। फंक्शन मतलब होता है कि यहाँ पर वो डिपेंडेंट है, मतलब सप्लाई प्राइस के साथ फंक्शन में है, मतलब डिपेंडेंट है। सप्लाई अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका जो एक रिलेशनशिप है, मतलब ये इसके साथ डिपेंडेंट है, उसको हम एफ में डिनोट करते हैं कि इसमें एक फंक्शन है, ठीक है। सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर सप्लाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स। एक्स जो है हमारे कमोडिटी है, मान लो एक्स कोई भी एक कमोडिटी ले लो, ठीक है। अब जो है ये हमारा डिनोट कर रहा है, दिस सिंबल डिनोट्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ? क्योंकि प्राइस जब इंक्रीज़ कर रहा था तो सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा था, जब प्राइस हमारा डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होता है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एक डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप में है। अगर ये अपोजिट में होता कि प्राइस इंक्रीज में सप्लाई डिक्रीज होता तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप में होते, मतलब जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में होते। लेकिन अभी वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही चेंज हो रहे हैं। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसका प्राइस का एंड क्वांटिटी सप्लाई का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एंड जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस एंड सप्लाई हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आपको भी लिखना होता है एग्ज़ाम में। फिर आते हैं हमारे अजम्पशन। हम जो लॉ, अगर कोई भी लॉ को हम प्रूफ करना होता है तो हम कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ों को हमें रखना होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसको रखेंगे? जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसको हमें कांस्टेंट रखना है। तो यही एग्जैक्टली वही लिखा है कि क्या क्या हमें कांस्टेंट रखना है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी कांस्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। फिर टेक्निक्स, जो टेक्निक का प्रोडक्शन होती है, जो टेक्निक्स अगर यूज़ कर रहे हैं उसको भी कांस्टेंट रखना होता है। टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। अब लोग का जो होता है वो हैबिट चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज होता है। अगर मैंगोज़ आपको कुछ टाइम के लिए पसंद आ रहे हैं, फिर क्या होता है कि टाइम चेंज होता है तो लोगों को वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसको हमें रखना होता है कांस्टेंट। वो हमारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमें अदर थिंग्स जो होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, उन सभी को हमें कांस्टेंट रखना होता है इन अजम्पशन। गवर्नमेंट पॉलिसी भी अनचेंज रहेगी। फिर नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, कोई भी क्लाइमेट चेंजेस नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इसको हमें कांस्टेंट रखना होता है, यही हमारा अजम्पशन है। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर चलते हैं एक्सप्लेनेशन। अब लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो with the above assumption the law of supply can be explained with the help of a supply schedule। तो सप्लाई स्कीड्यूल क्या होता है, मैंने आपको बताया है, वो एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर एक साइड पे आपका प्राइस रहता है, दूसरे साइड पर आपका कितना सप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस वही लिखा रहता है। तो ये सप्लाई स्कीड्यूल आपका एक बनाना होता है, एग्ज़ाम में भी बनाएंगे आप ये टेबल। अ सप्लाई स्कीड्यूल रिफर्स टू अ लिस्ट ऑफ क्वान्टिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी
ऑफर फॉर अ सेल एट डिफरेंट प्राइस, मतलब इस प्राइस में कितना सेल हो रहा, सप्लाई हो रहा है, एंड जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कितना सेल हो रहा है. ठीक है. द लेफ्ट हैंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द प्राइस एंड राइट हैंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी सप्लाई. As shown in the supply schedule, when the price of a commodity is 5 rupees, जब प्राइस हमारा 5 रुपये था तब हमारा क्वांटिटी सप्लाई 20 क्विंटल्स था. ये हम क्विंटल्स में मेज़र कर रहे हैं. ठीक है. 5 रुपये में 20 क्विंटल्स था. फिर क्या होता है कि प्राइस हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, 5 से 6 आ रहा है, 6 से 7 आ रहा है, 7 से 8 आ रहा है. तो इसके वजह से क्या होता है कि वो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रहा है. मतलब पहले हमारा 20 था, फिर 25 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 35 आ गया. तो ऐसे ही प्राइस के हिसाब से हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. दिस शोज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. ये तो समझ आ गया. दिस इज़ वेरी इजी. ये हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं वहाँ से. एंड इसको हमें क्या करना है कि सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है. ठीक है. पहले आपको सप्लाई स्केड्यूल बनाना है. सप्लाई स्केड्यूल को आपको अच्छे से डिफाइन करना है कि आप सप्लाई स्केड्यूल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो. फिर उसके बाद आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाना है उसी सप्लाई स्केड्यूल का. आपको एक साइड में लिखना होता है क्वांटिटी सप्लाई, दूसरी साइड में लिखना होता है प्राइस. ठीक है. तो हमारा प्राइस पहले इनिशियली 5 रुपये था, तो क्वांटिटी सप्लाई था 20 क्विंटल्स. फिर जब प्राइस 6 आया तो क्वांटिटी सप्लाई 25 आया. जब 7 आया तो 30 आया. ऐसे ही आपका प्राइस के हिसाब से एग्जैक्टली इसी को ही आपको फॉलो करना है. कोई दूसरा आपको ग्राफ नहीं बनाना. जो आपने सप्लाई स्केड्यूल में लिखा है उसी को ही आपको ग्राफ बनाना है. और जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका जो मिडिल पॉइंट है आपको इसको मार्क करना होता है, ये पॉइंट को. फिर 6 एंड 25 का पॉइंट जब था, 7 एंड 30 का पॉइंट, फिर 8 एंड 35, ये जो पॉइंट होते हैं उसको आपको मार्क करना है एंड इसको सिर्फ जोड़ देना है. तो आपका बन जाएगा सप्लाई कर्व. ओके. और नॉर्मल सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब ये जो हमारा सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा है क्योंकि हमारा एक डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. एंड इट shows more will be supplied when the price is high, less is supplied at the price is low. एंड जो सप्लाई कर्व है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से. ठीक है. एस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सप्लाई कर्व एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. तो ये हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया कि सप्लाई कर्व क्या है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिमिटेशन. ये हमारा लास्ट पार्ट है लॉ ऑफ सप्लाई का. जो हम कोई भी लॉ को हम अगर प्रूव करते हैं तो उसमें लिमिटेशन आते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट होंगे, लेकिन इन रियलिटी वो अलग होते हैं. वो जो सिनारियो हम ले रहे हैं वो अलग होती है. हमारा मार्केट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है एंड सिचुएशन वेरी करता है. तो जो लॉ ऑफ सप्लाई जो हम समझ रहे थे कि प्राइस इंक्रीज़ के साथ सप्लाई इंक्रीज़ होगा, वो हर सिचुएशन में वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है. एंड इसकी वजह से हमारा पैदा हुआ लिमिटेशन कि हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कौन सी जगहों पर अप्लाई नहीं होता. ओके. पहला तो है देयर आर सर्टन थिंग्स हुज सप्लाई इज़ फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफर देम. बहुत ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कमोडिटी होते हैं, उसके प्राइस इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो, उनका सप्लाई कांस्टेंट ही रहता है, फिक्स्ड ही रहता है. तो उसका एग्जांपल है, मान लो एक हिस्टोरिकल पेंटिंग है, एक मॉन्यूमेंट है. तो एक हिस्टोरिकल चीज़ जो होती है वो एक ही है, उसका प्राइस इंक्रीज़ भी हो गया तो वो एक ही सप्लाई होगा, डिक्रीज़ भी हो गए तो एक ही सप्लाई होगा. तो उसके हिसाब से क्या होता है कि प्राइस हमारा जो सप्लाई को वेरी नहीं करता. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द लॉ डजंट ऑपरेट इन द नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन प्रोड्यूसर्स चेंज. अब ये होता है कि हमारा जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं वो चेंज होते हैं,
एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं ये ना बेच के ये बेचूँ, तो वो भी चेंज होता है। अगर एक प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन ना करके कोई और प्रोडक्शन कर ले, उसका सप्लाई इंक्रीज़ कर दे या फिर डिक्रीज़ कर दे। तो उसके हिसाब से जो अदर देन प्राइस के फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से भी हमारा सप्लाई में चेंज होता रहता है। तो ये हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। लॉ डजंट ऑपरेट इफ फॉल इन प्राइस इन अप्रेंड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर सिनारियो में क्या होता है कि मान लो एक आदमी है जो बेच रहा है स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन सेलर है, तो उसके पास डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल फ़ोन से एक ब्रांड ले लो, ओप्पो ले लो, ठीक है। तो उसको लगता है कि कंपनी क्या है, एक नया मॉडल लॉन्च कर रही है। जो पिछला जो ब्रांड, उसके पिछला जो मॉडल है उसके पास, तो उसका अब कोई वैल्यू नहीं है, लोग उसको नहीं खरीदेंगे, लोग नया मॉडल खरीदेंगे। तो क्या होता है कि वो फ्यूचर को देखकर वो जो है उस मॉडल के जो फ़ोन्स उसके पास है वो ज़्यादा सप्लाई कर लेता है। प्राइस तो सेम होता है, वो सप्लाई ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। सो ये फ्यूचर को देखकर जो हमारा सप्लाई इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है, तो वो एक लिमिटेशन है, ठीक है। द लॉ रिमेन्स इनएक्टिव इन केस ऑफ ऑक्शन सेल एज द सप्लाई और सेल इज़ मेड एट एनी प्राइस। ऑक्शन सेल ये होता है कि जैसे कि आप क्रिकेट का ऑक्शन जानते हो, जैसे हम एक आईपीएल प्लेयर को ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे टीम्स बैठे होते हैं, वो पैसे लगाते हैं कि मैं 30,000 दूंगा, मैं 1 लाख दूंगा, फिर वो एक बिड लगता है, ठीक है। इससे ही मान लो एक घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी के लिए कुछ लोग ग्रुप बोल रहे हैं कि मुझे एक एंटिक घड़ी है, ठीक है, उसका प्राइस मान लो स्टार्ट हो रहा है 50,000 से। तो कुछ लोग डिमांड करें हम 70,000 देंगे, कुछ लोग डिमांड करें नहीं हम 2 लाख देंगे, कुछ बोल रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे। तो ये क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई है वो एक ही है, सप्लाई में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन जो है कि हमारा प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अफेक्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ डजेंट ऑपरेट इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब क्या होता है कि अगर एक लेबर नहीं चाहता ज़्यादा सप्लाई करने के लिए, प्राइस इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो, उसको चाहिए होता है लीज़र। वो चाहता है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, मैं प्राइस इंक्रीज़ हो या ज़्यादा कम हो, मैं अपना जितना सप्लाई कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँगा, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना। तो उसके हिसाब से भी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होता। द लॉ ऑफ सप्लाई रिमेन्स इनऑपरेटिव इन केस ऑफ क्लियरेंस सेल। जब क्लियरेंस सेल होता है, ये देख लो, इसका जो एग्जांपल है वो मॉल्स में होता है। जैसे मॉल्स में लिख लेते हैं 70% ऑफ और फिर 50% ऑफ। तो क्या करते हैं कि वो जो ओल्ड स्टॉक होते हैं उसको ख़त्म करके वो नए स्टॉक लाने होते हैं उनको, ठीक है। तो जो पुराने सामान होते हैं उसमें वो ऑफ लगा देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं। एंड क्या होता है कि प्राइस जब कम करते हैं तो ज़्यादा सप्लाई भी होता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं जब प्राइस कम हो रहा है। तो ये एक अपोजिट वे में हो गया कि वो प्राइस कम कर रहे हैं एंड सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि वो जो ओल्ड स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए एंड वो नया स्टॉक ला सकते हैं मार्केट में। दिस ऑल आर द लिमिटेशन जो हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करता है। दिस लिमिटेशन सो दैट लॉ ऑफ सप्लाई डजंट ऑपरेट इन ऑल सिचुएशन। तो ये तो हमारा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लॉ ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ होता है, मतलब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ होता है। एंड जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हमारा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीज़ होता है। दिस इज़ द कॉमन टर्म एंड ये होता भी है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ के हिसाब से हमारा सप्लाई हमेशा इंक्रीज़ नहीं होता, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एंड वही हमारे होते हैं लिमिटेशन। सो आई होप ये लॉ ऑफ सप्लाई सबको समझ आ गया। मैंने ये प्रॉपर वाला नोट्स भी दे दिया है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कुछ डाउट है तो इसके बाद भी हम कौन सा वाला चैप्टर करेंगे वो भी मुझे बता देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।